नमस्कार दोस्तों, पार्ट 59 लक्ष्मीकांत की सीरीज का क्या क्या चीजें हम लोग यहाँ पे बात करेंगे। पब्लिक सर्विस कमीशन के काम के बारे में बात करेंगे, इंटीग्रेटेड जुडिशियल सिस्टम। इनफैक्ट काम के साथ साथ एक्चुअली में पब्लिक सर्विस कमीशन में सेंटर स्टेट रिलेशंस कैसे आते हैं इसके बारे में बातचीत करी जाएगी। रिलेशन ड्यूरिंग इमरजेंसी के दौरान सेंटर स्टेट के बीच में क्या रिलेशन होते हैं, कुछ और प्रोविजन जिसमें आर्टिकल 355 एक है, एक्स्ट्रा कॉन्स्टिट्यूशनल डिवाइसेस। इन सब चीजों के बारे में इस वीडियो में बात होगी। आगे बढ़ने से पहले आई होप आपने ये किताब खरीद ली हो। डाउट्स रिजॉल्विंग के लिए आप इंस्टाग्राम पे जुड़ सकते हैं, और अगर वीडियो की नोटिफिकेशन नहीं आ रही है तो टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करें, नीचे लिंक दिया हुआ है। सबसे पहले बात शुरू होगी पब्लिक सर्विस कमीशन से। अब पब्लिक सर्विस कमीशन करता क्या है, स्टेट में एग्जाम्स कंडक्ट कराता है। आप में से बहुत सारे लोग यूपी पीसीएस, राजस्थान, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, इन सबके पब्लिक सर्विस कमीशन के एग्जाम्स देते होंगे नौकरियों के लिए। अब ऑब्वियस सी बात है, अगर पब्लिक सर्विस कमीशन एग्जाम करवाएगा तो उस पब्लिक सर्विस कमीशन में कुछ इंपॉर्टेंट पोस्टें होंगी, कुछ ऐसे लोगों को अपॉइंट किया जाएगा जिनके ऊपर जिम्मेदारी होगी कि हाँ भाई एग्जाम सही तरीके से होना चाहिए। तो उस पब्लिक सर्विस कमीशन में होंगे चेयरमैन, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट पोस्ट होती है, और उस पब्लिक सर्विस कमीशन के होंगे मेंबर्स। ये चेयरमैन और मेंबर उनका मेन स्टाफ होते हैं, यही उस पूरे के पूरे पब्लिक सर्विस कमीशन को चलाते हैं। इन चेयरपर्सन और मेंबर्स को अपॉइंट कौन करेगा? गवर्नर ऑफ द स्टेट। एंड व्हेन आई से गवर्नर ऑफ द स्टेट, इसका मतलब क्या होता है? काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स ऑफ द स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली। कुल मिला के बात हो गई, या फिर कहना चाहिए काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स ऑफ द स्टेट गवर्नमेंट। होता क्या है दोस्तों कि जब भी कोई ताकत बोला जाता है कि प्रेसिडेंट के पास है, मतलब वो सेंटर के काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स की ताकत है। जब बोला जाता है गवर्नर के पास ताकत है, मतलब वो स्टेट के काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स की ताकत है। जब बोला जाए पार्लियामेंट या स्टेट लेजिस्लेचर के पास ताकत है, मतलब फिर लेजिस्लेचर नियम कानून बनाकर डिसीजन लेगी। तो ये दो फर्क हमेशा याद रखिएगा, प्रेसिडेंट और गवर्नर की ताकत मतलब रिस्पेक्टिव लेवल्स के काउंसिल ऑफ मिनिस्टर की ताकत। तो ये बोला गया कि गवर्नर के पास ताकत है कि एक स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन के चेयरमैन और मेंबर्स का अपॉइंटमेंट वो कर सकता है, लेकिन एक अपॉइंटेड चेयरमैन या मेंबर को अगर उसकी पोस्ट से हटाना है तो उसको हटाने की ताकत केवल प्रेसिडेंट के पास है। ओके, एक बात हो गई। दूसरे पॉइंट पे आते हैं कि देखिए, मान लीजिए दो या दो से ज्यादा स्टेट्स सेंट्रल गवर्नमेंट को ये रिक्वेस्ट करते हैं कि भाई देखिए, सेंट्रल गवर्नमेंट को नहीं, यहां पे कहना चाहिए पार्लियामेंट को रिक्वेस्ट करते हैं। तो पार्लियामेंट के सामने कहां से रिक्वेस्ट आई है? दो या दो से ज्यादा स्टेट्स की। तो स्टेट लेजिस्लेचर, दो से या दो से ज्यादा स्टेट लेजिस्लेचर पार्लियामेंट को रिक्वेस्ट करते हैं कि हमारे लिए बना दीजिए आप एक जेपीएससी। जेपीएससी क्या होता है? ज्वाइंट पब्लिक सर्विस कमीशन। हमारे लिए आप एक ज्वाइंट पब्लिक सर्विस कमीशन बना दीजिए। इस ज्वाइंट पब्लिक सर्विस कमीशन के मेंबर्स का अपॉइंटमेंट कौन करेगा? प्रेसिडेंट। उसके चेयरमैन का अपॉइंटमेंट कौन करेगा? प्रेसिडेंट। जो कि इसको बनाया किसने? पार्लियामेंट ने। किसके कहने पे बनाया है? दो या दो से ज्यादा स्टेट लेजिस्लेचर के कहने पे बनाया है। तो यहाँ पे स्टेट लेजिस्लेचर को सहूलियत दी गई। अगर एक स्टेट गवर्नमेंट को लगता है कि भैया उनके बस की नहीं है वहां पे पब्लिक सर्विस कमीशन बना पाना, तो भाई वो ये रिस्पॉन्सिबिलिटी किसको दे देंगे? पार्लियामेंट को। पार्लियामेंट एक ज्वाइंट पब्लिक सर्विस कमीशन बना देगी, और फिर वो ज्वाइंट पब्लिक सर्विस कमीशन उन स्टेट्स के लिए जिन्होंने ये ज्वाइंट पब्लिक सर्विस कमीशन बनवाया था, उनके लिए जो भी रिक्रूटमेंट वगैरह कराना है कराएंगे। हालांकि देखिए, पब्लिक सर्विस कमीशन एक बहुत इंपॉर्टेंट बॉडी होती है किसी भी स्टेट गवर्नमेंट के लिए। तो नॉर्मल कर केसेस में देखा जाता है पब्लिक सर्विस कमीशन अपना ही होता है एक स्टेट का, कभी भी ये ताकत सेंटर को नहीं दी जाती है। हालांकि अगर स्टेट्स को लगता है कि उनके पास की नहीं रिक्रूटमेंट कराना, तो वो ताकत दे सकते हैं। अगला पॉइंट क्या है कि भैया अगर किसी स्टेट को लगता है कि भाई हम पब्लिक सर्विस कमीशन के कुछ कामों को नहीं कर पा रहे हैं, तो उस केस में जो स्टेट का गवर्नर है, वो स्टेट का गवर्नर प्रेसिडेंट के अप्रूवल के साथ यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन से रिक्वेस्ट कर सकता है कि भैया हमारे यहाँ पे ये वाला रिक्रूटमेंट प्रोसेस को कंप्लीट करा दीजिए, या प्रमोशन के रिलेटेड इश्यूज में ये प्रॉब्लम आ रही है, इसमें अपनी को सुझाव दीजिए। तो अगर स्टेट लेजिस्लेचर से या फिर स्टेट के गवर्नर्स, इनफैक्ट स्टेट के गवर्नर्स यानी स्टेट का जो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स है, जो सरकार चला रहे हैं स्टेट में, अगर उनको लगता है कि रिक्रूटमेंट में या स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन के किसी भी काम में उनसे चीजें एफिशिएंटली हैंडल नहीं हो पा रही, तो प्रेसिडेंट से परमिशन लेने के बाद यूपीएससी की मदद ले सकते हैं। इसीलिए रिसेंटली देखिए दोस्तों कि उत्तर प्रदेश में जब यूपी पीसीएस का एग्जाम बहुत समय के लिए पोस्टपोन हो रहा था, एक प्रॉपर डेट नहीं निकल रही थी, तो बहुत सारे बच्चे ये डिमांड करने लगे कि अगर उत्तर प्रदेश पब्लिक सर्विस कमीशन एग्जाम नहीं करवा पा रहा, तो आप इस पेपर को कंडक्ट कराने का जिम्मा यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन को दे दीजिए। ओके, और यूपीएससी असिस्ट करता है स्टेट्स को, स्टेट्स की मदद करता है किस चीज में? और हाँ, ये मदद वो तब करेगा जब दो या दो से ज्यादा स्टेट्स रिक्वेस्ट करते हैं। किस चीज में मदद करेगा यूपीएससी? कि किसी एक पर्टिकुलर सर्विस जिसके लिए किसी स्पेसिफिक टेक्निकल क्वालिफिकेशन की जरूरत है, तो कोई एक पर्टिकुलर सर्विस जिसके लिए किसी स्पेशल टेक्निकल क्वालिफिकेशन की जरूरत है या फिर स्पेशल क्वालिफिकेशन की जरूरत है, उसके लिए यूपीएससी ज्वाइंट रिक्रूटमेंट की स्कीम चला सकता है।
मतलब कि अगर स्टेट चाहती है कि यूपीएससी स्टेट्स की मदद करे कि हाँ भाई हमारे यहाँ पे आप हमें वैल्यू एडिशन प्रोवाइड करिए, हम इस पर्टिकुलर पोस्ट के लिए रिक्रूटमेंट कराना चाहते हैं, हमको सिखाइए, तो यूपीएससी उसमें मदद कर सकता है। अगर स्टेट्स चाहे तो यूपीएससी से बोल सकते हैं कि आप लीड रोल रखिए, हम आपको बैकएंड में सपोर्ट करेंगे। तो कुल मिला के स्पेसिफिक पोस्टों के रिक्रूटमेंट के लिए यूपीएससी से मदद ली जा सकती है अगर दो या दो से ज्यादा स्टेट्स रिक्वेस्ट करते हैं। अब खास बात यह कि भैया ये कौन सी स्पेसिफिक पोस्ट है, तो मैं आपको बताता हूँ। आजकल इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स का जमाना चल रहा है, तो पेटेंट राइट के एग्जामिनर्स को रिक्रूट किया जाता है। अभी किसी सेंट्रल गवर्नमेंट डिपार्टमेंट में अगर पेटेंट राइट्स के एग्जामिनर को रिक्रूट किया जाएगा तो उस केस में जो रिक्रूटमेंट है वो कौन कराएगा, यूपीएससी। लेकिन स्टेट गवर्नमेंट भी पेटेंट राइट्स के एग्जामिनर्स को रिक्रूट कर सकती है, तो उस केस में वो मदद कहां से ले सकती है, यूपीएससी से ले सकती है। ठीक है, आगे चलते हैं। अगली बात करेंगे हम लोग इंटीग्रेटेड जुडिशियल सिस्टम के बारे में। हमारे देश में पॉलिटी डुअल है, चाहे सेंटर में देख लीजिए लोकसभा राज्यसभा, स्टेट्स में देख लीजिए स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली, स्टेट लेजिस्लेटिव काउंसिल। हालांकि हर जगह पे काउंसिल नहीं होती, लेकिन हमारे यहाँ पे जो एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ जस्टिस है वो डुअल नहीं है, वो इंटीग्रेटेड है। वन एडमिनिस्ट्रेशन सिस्टम, वन सिस्टम ऑफ जस्टिस। हमारे इस इंटीग्रेटेड जुडिशियल सिस्टम में सबसे ऊपर कौन है, सबसे ऊपर है सुप्रीम कोर्ट। सुप्रीम कोर्ट के नीचे है हाई कोर्ट, नीचे सबऑर्डिनेट कोर्ट्स। हालांकि ये सबऑर्डिनेट कोर्ट्स तो स्टेट्स में काम करती हैं। ओवरऑल देखा जाए तो स्टेट के टॉप में कौन, हाई कोर्ट, और उसके ऊपर सबसे बाप कोर्ट कौन, सुप्रीम कोर्ट। ये जो सिंगल सिस्टम ऑफ कोर्ट्स है, चाहे वो यूनियन लिस्ट के सब्जेक्ट्स हो, चाहे वो स्टेट लिस्ट के सब्जेक्ट्स हो, चाहे वो कॉन्करेंट लिस्ट के सब्जेक्ट्स हो, सबके ऊपर डिसीजंस ये हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट, सबऑर्डिनेट कोर्ट्स दे सकती हैं। इसका मतलब क्या है कि देखिए, मान लीजिए कभी किसी केस में कोई डिस्प्यूट उठता है, अब मान लीजिए अलग फेडरल कोर्ट होती, अलग स्टेट कोर्ट होती, तो भाई उन दोनों के जजमेंट्स में क्लैश हो सकता है, और जुडिशरी के जजमेंट्स में क्लैश होगा तो आप कहां जाओगे, ये एक बहुत बड़ा सवाल उठता है। इसलिए जरूरी हो कि एक इंटीग्रेटेड जुडिशियल सिस्टम हो, और हमारे यहाँ वो है। अगर बात किया जाए कि जो स्टेट के ये जो आपके हाई कोर्ट्स होते हैं, इन हाई कोर्ट के जज की अपॉइंटमेंट कैसे होती है, तो चाहे सुप्रीम कोर्ट के जज हो, चाहे हाई कोर्ट के जज हो, उनकी अपॉइंटमेंट अभी के लिए होती है कॉलेजियन सिस्टम से। कॉलेजियन सिस्टम कैसे काम करता है, इस कॉलेजियन सिस्टम में सारे जजेस ही बैठते हैं, मेन कर इसमें सुप्रीम कोर्ट के जजेस होते हैं। ये सुप्रीम कोर्ट के जजेस नाम को सजेस्ट करते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल अगर सुप्रीम कोर्ट में 2 जजेस की वैकेंसीज है, तो ये कॉलेजियम सिस्टम कुछ जजेस के नाम को सजेस्ट करेंगे गवर्नमेंट को, और जो नाम सजेस्ट किए जाएंगे गवर्नमेंट में से उन्हीं लोगों को, गवर्नमेंट को उन्हीं में से कुछ लोगों को सेलेक्ट करके इन जजों की ये पोजीशन को भरना है। उसी तरीके से स्टेट में भी होता है। अगर हाई कोर्ट में जजेस की अपॉइंटमेंट करती तो एक कॉलेजियम सिस्टम क्या करेगा, नाम तैयार करेगा बहुत सारे जजेस के, ये नाम रिकमेंड किए जाएंगे गवर्नमेंट को, और गवर्नमेंट इन नामों में से कुछ जजेस को अपने हिसाब से हाई कोर्ट का जज अपॉइंट कर सकता है। तो कॉलेजियम सिस्टम जुडिशरी को एक बहुत बड़ी ताकत देता है। जुडिशरी को यहाँ पे ताकत दी गई है कि वो अपने जुडिशियल अपॉइंटमेंट्स कर सकती है, यानी कि सुप्रीम कोर्ट के जजेस चीफ जस्टिस, हाई कोर्ट के जजेस चीफ जस्टिस। ये कॉलेजियम जजों के अपॉइंटमेंट में जुडिशरी को एक बहुत मेजर ताकत देता है। यानी कि गवर्नमेंट के पास कोई ऑप्शन नहीं है, गवर्नमेंट के पास ये ऑप्शन नहीं है कि वो अपने हिसाब से किसी जज को अपॉइंट करें। जो जजों के नाम ये कॉलेजियम सिस्टम रिकमेंड करके देगा गवर्नमेंट को, उन्हीं जजों के नामों में से किसी को जज अपॉइंट करना पड़ेगा गवर्नमेंट को। गवर्नमेंट अपने हिसाब से किसी को भी बाहर से उठा के जज अपॉइंट नहीं कर सकती। इसीलिए गवर्नमेंट ने बहुत कोशिश की थी नेशनल जुडिशियल अपॉइंटमेंट सिस्टम को लाने की, नेशनल जुडिशियल अपॉइंटमेंट कमीशन को लाने की। इस नेशनल जुडिशियल अपॉइंटमेंट कमीशन में जजेस में अपॉइंटमेंट में एग्जीक्यूटिव को एक एज दी जा रही थी, और जुडिशरी थोड़ी कमजोर पड़ रही थी। सुप्रीम कोर्ट ने बोला नेशनल जुडिशियल अपॉइंटमेंट कमीशन इज अनकॉन्स्टिट्यूशनल, और नेशनल जुडिशियल अपॉइंटमेंट कमीशन कभी आया ही नहीं। अगर आ जाता ना तो जो अभी की गवर्नमेंट है ना, वो जजेस के अपॉइंटमेंट में भी बहुत स्ट्रांग हो जाती। अभी के लिए जजेस का अपॉइंटमेंट कौन करेगा, वो करेगा कॉलेजियम सिस्टम। जब भी ये कॉलेजियम सिस्टम आपका स्टेट के जो हाई कोर्ट्स होते हैं उनके जजेस के लिए नाम रिकमेंड करता है, तो उन नामों पे जब भी किसी को अपॉइंट करना है वो अपॉइंट कौन करेगा। देखिए दोस्तों, स्टेट के हाई कोर्ट के जजेस को अपॉइंट करता है प्रेसिडेंट, लेकिन अपॉइंट करने से पहले चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया से एक वार्तालाप करता है और गवर्नर ऑफ द स्टेट से वार्तालाप करता है। ओके, इन जजेस को अगर एक स्टेट की हाई कोर्ट से दूसरे स्टेट की हाई कोर्ट में ट्रांसफर करना है तो कौन करेगा, प्रेसिडेंट करेगा, बट प्रेसिडेंट वार्तालाप करेगा सीजीआई से ये करने से पहले। तो कुल मिला के अगर किसी स्टेट की हाई कोर्ट में कोई जज अपॉइंट हो रहा है तो उस स्टेट के गवर्नर से प्रायर बातचीत करी जाएगी, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया से प्रायर बातचीत करी जाएगी अपॉइंट करने से पहले। हालांकि अपॉइंट उसी पर्सन को किया जाएगा जिसका नाम कॉलेजियम में रिकमेंड किया गया है। ठीक है, अच्छा एक और खास बात है, पार्लियामेंट को एक और ताकत दी गई है कि 2 स्टेट्स के लिए एक हाई कोर्ट बनाई जा सकती है। तो आप देखिए, पंजाब और हरियाणा के लिए एक हाई कोर्ट है, महाराष्ट्र गोवा के लिए एक हाई कोर्ट है। आगे चलते हैं।
नेक्स्ट चीज हम देखेंगे वो क्या है, रिलेशंस ड्यूरिंग इमरजेंसी। स्टेट और सेंट्रल गवर्नमेंट के बीच में इमरजेंसी के दौरान रिलेशन कैसे हो जाते हैं, 352, 356 और 360 की यहाँ पे बात होगी। आर्टिकल 352 आपको पता है, आर्टिकल 352 होती है नेशनल इमरजेंसी। नेशनल इमरजेंसी जब लग जाएगी तो सेंटर के पास ताकत आती है कि वो स्टेट के एडमिनिस्ट्रेशन को, स्टेट की गवर्नमेंट को किसी भी तरीके का कोई एग्जीक्यूटिव डायरेक्शन दे सकते हैं और वो एग्जीक्यूटिव डायरेक्शन स्टेट की गवर्नमेंट को मानना पड़ेगा। तो नेशनल गवर्नमेंट के दौरान वैसे तो स्टेट गवर्नमेंट को सस्पेंड नहीं किया जाता है, पर मान लीजिए कोई स्टेट गवर्नमेंट सेक्शनिस्ट टेंडेंसीज दिखा रही है, सेंटर की बात नहीं मान रही है, किसी तरीके का कोई रोड़ा पैदा कर रही है, तो उस केस में उस स्टेट गवर्नमेंट को सेंट्रल गवर्नमेंट सस्पेंड कर सकती है नेशनल इमरजेंसी के दौरान। बट नॉर्मल कर केसेस में जब नेशनल इमरजेंसी लगती है तो स्टेट गवर्नमेंट की ताकत ऑलमोस्ट खत्म हो जाती है, सेंट्रल गवर्नमेंट स्टेट गवर्नमेंट को इंस्ट्रक्शंस दे रही होती है और स्टेट गवर्नमेंट को इंस्ट्रक्शंस मानने पड़ेंगे। 356 की बात की जाए, 356 होता है आपका प्रेसिडेंट रूल। प्रेसिडेंट रूल का मतलब क्या हो गया कि भैया स्टेट गवर्नमेंट की ताकत प्रेसिडेंट के हाथ में आ गई। इसके गवर्नमेंट की ताकत प्रेसिडेंट के हाथ में आ गई का मतलब क्या हुआ, स्टेट गवर्नमेंट की ताकत सेंटर के काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स के हाथ में आ गई। और सेंटर के काउंसिल ऑफ मिनिस्टर का एजेंट कौन है, वैसे तो एजेंट नहीं है, वैसे तो सुप्रीम कोर्ट ने बोला है कि गवर्नर इज एन इंडिपेंडेंट कॉन्स्टिट्यूशनल ऑफिस, बट फिर भी गवर्नर स्टेट के एक एजेंट की तरह काम करता है। फिर गवर्नर जो जो सेंटर का काउंसिल ऑफ मिनिस्टर बोलेगा वो करेगा स्टेट में, और स्टेट की जो एग्जीक्यूटिव अथॉरिटी है वो पूरी की पूरी गवर्नर के हाथ में, गवर्नर की अथॉरिटी आपकी सेंट्रल गवर्नमेंट की काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स के हाथ में। तो कुल मिला के जो सरकार है आपकी स्टेट की वो कहां चली जाएगी, सेंटर की अथॉरिटी के अंदर। तो जो स्टेट गवर्नमेंट थी, जो कॉन्स्टिट्यूशनली इलेक्टेड स्टेट गवर्नमेंट थी, वो उसकी ताकत चली गई क्योंकि उस स्टेट में प्रेसिडेंट रूल लग गया। तीसरी चीज आती है फाइनेंशियल इमरजेंसी। फाइनेंशियल इमरजेंसी तब लगती है जब सरकार के पास पैसे की कमी हो और इस इमरजेंसी के दौरान सेंटर स्टेट गवर्नमेंट को बता सकता है कि पैसा जरा देख समझ के खत्म करो। फाइनेंशियल इमरजेंसी के दौरान जजेस की और जो बाकी आपके स्टेट सर्विसेज के अंदर जो ऑफिसर्स हैं उनकी सैलरी काटी जा सकती है। फाइनेंशियल इमरजेंसी अभी जब आपका कोरोना के बाद लॉकडाउन लगा 25-26 मार्च के लगभग, और वो लॉकडाउन जब एक्सटेंड होने लगा तब इस बारे में बातचीत होने लगी कि भाई फाइनेंशियल इमरजेंसी लग सकती है देश में, बट फॉर्चुनेटली फाइनेंशियल इमरजेंसी लगी नहीं। ओके, आगे बात करते हैं अदर प्रोविजंस। इसमें क्या क्या चीजें आती हैं, इसमें सबसे पहले हम लोग बात करेंगे आर्टिकल 355 की। आर्टिकल 355 क्या बोलता है, आर्टिकल 355 सेंटर को दो ड्यूटीज देता है। सबसे पहले सेंटर की ड्यूटी यह है कि स्टेट गवर्नमेंट को किसी भी एक्सटर्नल एग्रेशन के अगेंस्ट या स्टेट गवर्नमेंट को किसी भी इंटरनल डिस्टर्बेंस के अगेंस्ट बचाइए। तो अगर अरुणाचल प्रदेश की बाउंड्री पे चाइना कुछ बवाल करने लगे तो हमारी सेंट्रल गवर्नमेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटी बैठती है कि अरुणाचल प्रदेश को बचाया जाए। वो बचाएंगे क्योंकि वो हमारे देश का हिस्सा है। वहीं पे अगर नागालैंड के अंदर नेशनल सोशलिस्ट काउंसिल ऑफ नागालैंड अगर किसी तरीके की कोई प्रॉब्लम्स क्रिएट करता है, किसी की तरीके की कोई लॉ एंड ऑर्डर इश्यूज लेके आता है, इंटरनल डिस्टर्बेंस पैदा करता है, तो उस केस में आर्टिकल 355 के अंदर सेंट्रल गवर्नमेंट के पास ये ताकत है कि उन डिस्टर्बेंसेस को सेंट्रल गवर्नमेंट रोक सकता है। दूसरा, पहला वाला जो प्रोविजन था आर्टिकल 355 के अंदर वो तो ठीक था, दूसरा वाला प्रोविजन सबसे ज्यादा कंट्रोवर्शियल, क्योंकि दूसरे वाले प्रोविजन के अंदर में ये बोला गया है कि सेंटर की रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि स्टेट गवर्नमेंट की जो सरकार है वो चलेगी अकॉर्डिंग टू द प्रोविजंस ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। तो संविधान के प्रोविजंस के हिसाब से स्टेट की सरकार चलेगी, सेंटर की रिस्पॉन्सिबिलिटी बैठती है। और यहां पे एक सैंक्शनिंग एलिमेंट भी आता है। अगर सेंट्रल गवर्नमेंट को लगता है कि स्टेट गवर्नमेंट कॉन्स्टिट्यूशन के प्रोविजंस के हिसाब से नहीं चल रही है तो प्रेसिडेंट रूल इंपोज हो सकता है। तो प्रेसिडेंट रूल का जो इनिशिएशन है वो आर्टिकल 355 के अंदर है, बट एक्चुअली में प्रेसिडेंट रूल 356 में बताया गया है। और इसी आर्टिकल 355 का बहुत बार इस्तेमाल किया है सेंट्रल गवर्नमेंट ने। सेंट्रल गवर्नमेंट जब भी मान लीजिए स्टेट गवर्नमेंट को कोई डायरेक्टिव देता था, खासकर ये तब होता था जब सेंटर में आपकी ये जो कांग्रेस की सरकार थी और स्टेट्स में नॉन कांग्रेस सरकार हुआ करती थी। और जो सेंटर की लीडरशिप थी कांग्रेस की बहुत स्ट्रांग थी। आप यहाँ पे गेस कर सकते हैं मैं कौन सा समय की बात कर रहा था। उस समय पे कांग्रेस की सेंट्रलाइज लीडरशिप अगर कोई इंस्ट्रक्शंस दे रही है स्टेट्स को और स्टेट्स नहीं मान रही है तो कांग्रेस की सेंट्रलाइज लीडरशिप बोलती थी गवर्नर से एक रिपोर्ट दो। गवर्नर वैसे भी सेंटर का एजेंट था, गवर्नर तुरंत एक रिपोर्ट दे देता था कि हाँ भाई ये स्टेट की सरकार संविधान के प्रोविजंस के हिसाब से नहीं चल रही है, और वहां पे प्रेसिडेंट रूल लगा दिया जाता था 355 और 356 को इन्वोक करके। इसीलिए समय समय पे सुप्रीम कोर्ट ने बार बार ये बोला है कि देखिए हमारे संविधान में जो गवर्नर के ऑफिस का प्रोविजन बनाया गया ना, ये जो गवर्नर है ना ये सेंटर का एजेंट नहीं है। दिस गवर्नर इज बेसिकली एन इंडिपेंडेंट कॉन्स्टिट्यूशनल पोस्ट। इसलिए जब भी गवर्नर की कैपेसिटी में पर्सन काम कर रहा है तो उसको ये बात ध्यान भी रखनी है कि सेंट्रल गवर्नमेंट एक लिमिट से ज्यादा तानाशाही स्टेट गवर्नमेंट पे ना चला पाए।
अभी फिर यहीं पे दूसरा पॉइंट भी आपका गवर्नर से रिलेटेड है। देखिए, एक जो स्टेट का गवर्नर होता है उसको कौन अपॉइंट करता है? प्रेसिडेंट अपॉइंट करता है। प्रेसिडेंट गवर्नर को अपॉइंट करता है, प्रेसिडेंट अपॉइंट करता है, मतलब सेंट्रल काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स गवर्नर को अपॉइंट करते हैं। और जब चाहे वो सेंट्रल काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स गवर्नर को हटा सकते हैं। गवर्नर इज द कॉन्स्टिट्यूशनल हेड ऑफ द स्टेट, और गवर्नर सेंटर के एजेंट की तरह काम करता है। समय समय पे गवर्नर पीरियोडिकल रिपोर्ट भेजता है सेंटर को अबाउट द एडमिनिस्ट्रेटिव अफेयर्स ऑफ द स्टेट। अब यहाँ पे कैच है दोस्तों, अदर प्रोविजंस में सेकंड पॉइंट में लिखा हुआ है कि समय समय पे गवर्नर स्टेट का एडमिनिस्ट्रेशन कैसा चल रहा है उसके ऊपर एक रिपोर्ट बनाएगा और उस रिपोर्ट को सेंटर पे भेजेगा। कई बार पास्ट में रूलिंग पार्टी ने दूसरी पार्टीज के जो सरकारें हैं स्टेट में उनको डिसमिस किया, यानी कि सेंटर में कोई दूसरी सरकार है और स्टेट में कोई दूसरी सरकार है, तो स्टेट की दूसरी सरकार को डिसमिस करने के लिए गवर्नर की रिपोर्ट का प्रयोग किया। तो क्या होता था कि मान लीजिए कोई स्टेट गवर्नमेंट सेंटर की बात नहीं सुन रही, तो सेंटर क्या बोलेगा? गवर्नर को बोलेगा कि एक रिपोर्ट दो और उस रिपोर्ट में तुम ये लिखो कि ये स्टेट की सरकार कॉन्स्टिट्यूशन के प्रोविजंस के हिसाब से नहीं चल रही है, इसलिए इसको डिसमिस किया जाए, यहाँ पे प्रेसिडेंट रूल लगाया जाए। ऐसा ही कुछ हुआ दोस्तों 2001 में। 1999 से लेकर 2004 तक बीजेपी की सरकार थी, जिसको बोलते हैं आप एनडीए, नेशनल डेमोक्रेटिक अलायंस। उसमें प्राइम मिनिस्टर थे हमारे प्यारे वाजपेयी साहब, उसमें डेप्यूटी प्राइम मिनिस्टर थे लाल कृष्ण आडवाणी जी, मिनिस्टर ऑफ होम अफेयर्स भी लाल कृष्ण आडवाणी जी थे। 2001 में तमिलनाडु गवर्नमेंट का और सेंट्रल गवर्नमेंट का ठीक ठाक चल नहीं पा रहा था। तमिलनाडु गवर्नमेंट में जो गवर्नर थी वो थी एम फातिमा बीवी। एम फातिमा बीवी नाम था इनका, मैं नाम यहां पे लिख दे रहा हूं। एम फातिमा बीवी जी तमिलनाडु की ये थी आपकी गवर्नर। अभी एम फातिमा बीवी जी को लाल कृष्ण आडवाणी जी ने फोन किया कि आप एक रिपोर्ट तैयार करो और उस रिपोर्ट में ये लिखो ये जो स्टेट की गवर्नमेंट है ये संविधान के प्रोविजंस के हिसाब से नहीं चलती। एम फातिमा बीवी जी ने मना कर दिया। एम फातिमा बीवी जी ने बोला है, एक्चुअली ये पहले जुडिशरी की मेंबर रह चुकी थी। एम फातिमा बीवी जी के बारे में भी मैं आपको बता देता हूं, ये सुप्रीम कोर्ट की जज रह चुकी थी, और जब ये सुप्रीम कोर्ट की जज थी उस समय पे सुप्रीम कोर्ट ने ही बोला था कि भैया गवर्नर एक इंडिपेंडेंट कॉन्स्टिट्यूशनल ऑफिस है और गवर्नर को एक न्यूट्रल कैपेसिटी में काम करना चाहिए, ना कि सेंट्रल गवर्नमेंट की बात आंख बंद करके मानता रहे। और वहीं पे ये डिसीजन जब सुप्रीम कोर्ट ने बोला तब एम फातिमा बीवी जी सुप्रीम कोर्ट की जज थी। बाद में एम फातिमा बीवी जब गवर्नर बनी तब इनसे सेंट्रल गवर्नमेंट बोल रही है कि रिपोर्ट दो और उस रिपोर्ट में ये लिखो कि जो तमिलनाडु की सरकार है वो कॉन्स्टिट्यूशन के प्रोविजंस के हिसाब से नहीं चल रही। एम फातिमा बीवी जी ने साफ साफ मना कर दिया, बोला मैं ऐसी कोई रिपोर्ट नहीं दूंगी। लाल कृष्ण आडवाणी ने अगले ही दिन बोलते हैं या शाम तक जो उनका डिसमिसल लेटर था ना वो भेज दिया था फैक्स से। वो शायद रिटायर होने वाली थी, रिटायर होने से एक दिन पहले ही उनका डिसमिसल लेटर उनको भेज दिया। मतलब इस लेवल पे काम चलता है, मतलब कि गवर्नर को पूरी तरीके से सेंटर के पॉन की तरह इस्तेमाल किया जाता है। हालांकि अब हालत थोड़ी सी सुधर गई है, बट 1990s और 2000s में चीजें थोड़ी सी अलग थी। फिर अगर स्टेट इलेक्शन, अब ये मैं थोड़ी सी कॉन्ट्रोवर्शियल चीजें आपको बता रहा हूँ, ये किसी एग्जाम में ना कोट कर देना, बस मैं आपको आपकी नॉलेज की चीजें बताता रहता हूँ। कुछ लोग बोलते हैं कि भाई मैं इस प्रेजेंट रूलिंग गवर्नमेंट का सपोर्टर हूं, बिल्कुल नहीं। यहाँ पे मैंने जो एग्जाम्पल लिया है आपके लिए, ये प्रेजेंट रूलिंग गवर्नमेंट के अगेंस्ट है, आप इस बात को ध्यान दीजिएगा, ठीक है, अगर आप थोड़ा सा भी चीजों को सोच समझ पाते हो तो। चलिए कोई बात नहीं, अब स्टेट इलेक्शन कमिश्नर की बात की जाए। स्टेट इलेक्शन कमिश्नर को अपॉइंट कौन करता है? गवर्नर ऑफ द स्टेट। लेकिन अगर स्टेट इलेक्शन कमिश्नर को हटाना है तो कौन हटा सकता है? केवल प्रेसिडेंट हटा सकता है, ठीक है। तो स्टेट इलेक्शन कमिश्नर इज अपॉइंटेड बाय द गवर्नर बट कैन बी रिमूव्ड ओनली बाय द प्रेसिडेंट। और अब हम लोग आते हैं फाइनली एक्स्ट्रा कॉन्स्टिट्यूशनल डिवाइसेस पे। ये एक्स्ट्रा कॉन्स्टिट्यूशनल डिवाइसेस क्या बोलते हैं, ये है क्या? सबसे पहले तो ये देखते हैं। देखिए, सेंटर और स्टेट के जो रिलेशंस हैं उनको डील करने वाले बहुत से प्रोविजंस मैंने आपको पहले बता दिए। देखिए, बहुत सारी एडवाइजरीज भी होती हैं, एडवाइजरी बॉडी बनाई गई है, बहुत सारी कॉन्फ्रेंसेज होती हैं जो कि सेंटर और स्टेट के कॉर्पोरेशन को बढ़ाती हैं। जैसे आप नीति आयोग की बात कर लो, पहले एक प्लानिंग कमीशन था, बाद में नीति आयोग बना 2014 में, सेंटर स्टेट कॉर्पोरेशन की बात करता है। नेशनल इंटीग्रेशन काउंसिल सेंटर स्टेट कॉर्पोरेशन की बात करता है। जोनल काउंसिल सेंटर स्टेट कॉर्पोरेशन की बात करता है। यूनिवर्सिटी ग्रांट्स कमीशन सेंटर स्टेट कॉर्पोरेशन की बात करता है। और भी बहुत सी बॉडीज लक्ष्मीकांत में लिखी हुई, उतनी इंपॉर्टेंट नहीं है तो मैंने बोली नहीं। वहीं पे सेंटर के ऑफिसर्स और स्टेट के ऑफिसर्स के बीच में रेगुलर इंटरेक्शन, उसके लिए क्या होगा? तो भैया हर साल गवर्नर की कॉन्फ्रेंस होती है, उस गवर्नर की कॉन्फ्रेंस को हेड कौन करता है? प्रेसिडेंट। हर साल चीफ मिनिस्टर की कॉन्फ्रेंस होती है, उसको हेड कौन करता है? प्राइम मिनिस्टर। हर साल चीफ सेक्रेटरी की कॉन्फ्रेंस होती है, उसको हेड कौन करता है? कैबिनेट सेक्रेटरी।
हर साल इंस्पेक्टर जनरल ऑफ पुलिस की कॉन्फ्रेंस होती है, चीफ जस्टिस की कॉन्फ्रेंस होती है, वाइस चांसलर की कॉन्फ्रेंस होती है, होम मिनिस्टर की कॉन्फ्रेंस होती है, लॉ मिनिस्टर्स की कॉन्फ्रेंस होती है। तो भैया इस तरीके की कॉन्फ्रेंसेस में जो स्टेट के हेड्स हैं वो आएंगे, एक जगह पे मिलेंगे, और उनको हेड कौन करेगा? सेंटर का हेड। तो जितने भी स्टेट्स हैं उसके होम मिनिस्टर जाके एक जगह पे मिलेंगे, उनको हेड कौन करेगा? हमारे करंट होम मिनिस्टर जो कि अमित शाह जी है। जितने भी स्टेट्स के अलग अलग लॉ मिनिस्टर है वो एक जगह कॉन्फ्रेंस में मिलेंगे, उनको हेड कौन करेगा? करंट लॉ मिनिस्टर। जितने भी अलग अलग स्टेट्स के चीफ जस्टिस हैं स्टेट हाई कोर्ट्स के, वो एक जगह मिलेंगे, उनको हेड कौन करेगा? चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। तो ये चीजें हैं दोस्तों। आई होप आपको चीजें अच्छी तरीके से समझ में आ गई। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अपनी राय नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा। हैव अ ग्रेट डे।